आप सबों को मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच आज एक ऐसे लड़के बैठे हैं जो साधारण किसान परिवार के लड़के हैं और वे अभी तक अपने जीवन चक्र में स्टूडेंट यानी विद्यार्थी का जीवन को व्यतीत कर चुके हैं। कहा जाए तो एक मजदूर के रूप में मजदूरी का जीवन व्यतीत कर चुके हैं और आज वे अपने समाज के लिए समाज सेवा की जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं और उनसे आज हम सभी परिचय कराएंगे। सबसे पहले भैया आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आप अपना परिचय दें। जी मैं रंजीत वर्मा और रंजीत कुशवाहा और चंद्रमंडी गांव से बिलोंग करता हूं। चकाई प्रखंड मेरा पड़ता है और मैं अभी तक युवाओं के लिए हर संभव प्रयास करता हूं कि युवा की जिम्मेदारी इस समाज में सबसे बढ़ चढ़कर है और मैं प्रयास कर रहा हूं कि युवाओं को अपने हक की बात जानने के लिए, अपने समाज को आगे ले जाने के लिए, अपने बच्चे को का फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए, अपने माता पिता को सम्मान करने के लिए आप आगे बढ़कर आए। ये सबसे पहली बात है कि आज हम और आप जैसे कि इस मंच पर वार्तालाप कर रहे हैं तो लोग पहली मानसिकता होगी लोगों की कि ये भी लड़के जो सो राजनीति की ओर चल दिए। क्या राजनीति करनी अच्छी बात है क्या? देखिए, जहाँ तक मेरा समझ में है, हमने जाना है कि आज के डेट में जो है अच्छे लोग जो है राजनीति करना छोड़ दिए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि जो अच्छे लोग नहीं हैं राजनीति उसके पास चला गया है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको ये पता नहीं है कि अगर हम राजनीति अगर करना छोड़ देंगे तो आने वाले समय में हम पर, हमारे बच्चे पर इस समाज के अयोग्य व्यक्ति द्वारा शासन किया जाएगा। इसलिए हम जो है इस प्रण को लिए हुए हैं। हमारे समाज में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं। सारे लोगों ने यह रास्ता मोड़ के अपने परिवार के हित के लिए ही काम करना अच्छा समझा है। और मेरा मानना है कि मैंने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में, रास्ते का पत्थर। तो हमको लगा कि ये जो अभिशाप है समाज में, जो भी कुरीतियां हैं, ये रास्ते का पत्थर है मनुष्य जीवन के लिए। तो जो रास्ते का पत्थर है वो कोई व्यक्ति लगता है कि नहीं भाई इस रास्ते के पत्थर को हम नहीं हटा सकते हैं। तो मैं भी जब उस राही की तरह, मेरा भी जब समय आया, मैंने उस पर गहन जांच अभियान किया तो पता चला कि नहीं भाई इस रास्ते को पत्थर हटाना जरूरी है। यह रास्ते का पत्थर मनुष्य समाज के लिए, मनुष्य के लिए बहुत ही घातक है। अब जानिए कि जिस रास्ते पर कोई पत्थर अगर लगा हुआ हो और राही अगर उसे हटा कर ना अपना रास्ता बदल कर अगर राही अपना मंजिल पर पहुंचता है तो उसको हर दिन हर राही को 5 मिनट 10 मिनट का वक्त लगता है कि रास्ते के पत्थर के बगल से गुजरने में अगर 10 मिनट ही समय लगता है तो आने वाले अगर 100 राही है, 1000 राही है तो सबका 10-10 मिनट का वैल्यू कितना होगा जानते हैं हम। तो किसी के अंदर वो क्षमता नहीं है कि भाई हम थोड़ा 5 मिनट रुकें और इस रास्ते के पत्थर को हटाएं, प्रयास करें। सब जो है कोई इंतजार नहीं करना चाहता। तो मैंने उस रास्ते के पत्थर को उदाहरण समझकर इस समाज के विकास के लिए, इस समाज में शिक्षा हो, इस समाज में स्वच्छता हो, इस समाज में चिकित्सा का व्यवस्था हो, इस समाज के लोगों को रोजगार मिले, उस रूपी पत्थर को हम जो है संकल्प लिए हैं कि अपने जीवन काल में उसको हम हटाएंगे। तो क्या अभी तक हमारे क्षेत्र में चिकित्सा और शिक्षा के नाम पर ये से विकास नहीं हो पा रहा है? चिकित्सा आज के दौर में हमारे क्षेत्र में, हमारे बिहार राज्य में मुख्य दर्शक बनकर रह गया है। अभी तक जो भी चिकित्सा केंद्र बिहार में है, आप जाएंगे तो सिर्फ आपको नाम, एडमिशन के लिए नाम लिखा जाएगा और बता दिया जाएगा कि भैया मेरे यहाँ ऐसा सुविधा नहीं है, आप उसको कहीं प्राइवेट क्लिनिक ले जाइए। तो इसका खमियाजा यह भुगतना पड़ रहा है कि हर माह हमारे क्षेत्र से करोड़ों रुपया चिकित्सा के नाम पर प्राइवेट क्लिनिक को जाके देना पड़ रहा है और वो करोड़ों रुपया हमारे मजदूरों को जा रहा है। वह मजदूर करोड़ों रुपया किसी के घर में नौकरी करके, किसी के घर में बर्तन धो के, बिहार के राज्यों से अलग में राज्यों में जाके काम करता है, अपने घर परिवार बच्चे छोड़कर,
और मेहनत से पैसा कमाया हुआ और जो है फिर दूसरे आदमी को दे दिया जाता है। तो ये हमसे लगा कि भाई हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, हम इसके लिए कुछ अच्छा काम करें। बात रही शिक्षा की, तो शिक्षा पूरा भारत देश में सबसे बदतर स्थिति बिहार का है, जहां पर बच्चे को खिचड़ी खिलाया जा रहा है और नौजवानों को डिग्री दिया जा रहा है। प्रशांत जी कहते हैं कि बिहार में खिचड़ी और डिग्री बढ़ रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। अभी हम जो हालात है शिक्षा का बिहार में, कोई स्कूल हम गए तो देखें कि घर से बच्चा निकला, कहीं गली में खेल रहा है, कहीं दौड़ रहा है, कहीं धूप रहा है। कोई बच्चा गया, जब दोपहर खिचड़ी खाने का समय आया तो कुछ बच्चे गए, कुछ बच्चे का कहना रहता है कि नहीं भाई खिचड़ी अच्छा नहीं लगता, वो इसलिए बच्चा घर में भी आके खाते हैं। तो ये व्यवस्था बहुत ही अच्छा नहीं है। समय के अनुसार सब चीज का अपग्रेड होना चाहिए। मैंने इसके लिए एक मॉडल बना के रखा हुआ है कि लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए शिक्षा व्यवस्था एकदम मॉडलाइजेशन होना चाहिए। जिस तरह हमारे राज्य के जो भी प्रतिनिधित्व करे वाला राजनीतिक दल के नेता हैं, जो उसके सेवक हैं, एसपी है, डीएसपी है, बीडीओ है, प्रतिनिधि है, उनके बच्चे को जिस तरह का शिक्षा मिलता है उस तरह का शिक्षा हमारे गरीब भाई बहनों को ही मिलना चाहिए। ऐसा क्यों है? यह पक्षपात किया जा रहा है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग जो है वोट दे के जिसको राजा बनाते हैं वह अपने लिए अच्छी व्यवस्था कर लेता है, और जो इस लोकतंत्र में जिसको राजा बोला जाता है उसके लिए बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उसके बच्चे को जो है मजदूर ही बना के रख दिया जा रहा है। इसलिए मॉडल हम एक तैयार किए हुए हैं कि हर पंचायत में एक मॉडल स्कूल बनना चाहिए। जिस तरह आपका बिहार में गिने चुने 3 विद्यालय है, एक है सिमुलतला आवासीय विद्यालय, एक है नवोदय विद्यालय और एक है नेत्रहाट विद्यालय। जो है वहाँ बच्चे को जिस क्वालिटी के साथ शिक्षा दिया जाता है, हम उस तरह का एक रोड मैप बनाए हुए हैं। उस तरह का हम शिक्षा पूरे बिहार वासियों को देंगे, प्रयास करेंगे। अगर हमको मौका मिलेगा तो हम करेंगे, नहीं तो भाई जिसको प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका मिल रहा है उससे मैं आग्रह करूंगा कि भाई आप इस तरह का मॉडल अपनाइए। मॉडल ऐसा है कि हर पंचायत में एक मॉडल स्कूल आप बनाइए। मॉडल स्कूल में पूरे पंचायत के बच्चे को आप बस सेवा, गाड़ी सेवा साधन दीजिए। उस बच्चे को उसके घर के पास से आप गाड़ी पर बिठा के लाइए। और स्कूल इतनी बड़ी होनी चाहिए जहाँ की हर पंचायत में 3000 बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, खेलने के लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, बगीचा लेवल का ग्राउंड होना चाहिए, झूला वगैरह लगा हुआ रहना चाहिए। और हर बच्चे को प्रत्येक दिन बस गाड़ी माध्यम से उसको जो है आप स्कूल लाइए। स्कूल में आप उसको ड्रेस दीजिए, कॉपी दीजिए, कलम दीजिए, मतलब स्टूडेंट लाइफ का जो भी पोशाक है सब उसको अवेलेबल कराइए। दोपहर का खाना तो ऐसे ही बिहार सरकार दे ही रही है, उसमें से उस खाना स्कूल में ही मुहैया कराया जाए और बच्चे को पढ़ा लिखा कर शाम तक उस बच्चे को घर उसके माता पिता तक पहुंचा दिया जाना चाहिए। अगर इस तरह से हम लोग करेंगे तभी शिक्षा का दीप इस समाज में हम जला सकते हैं। अभी का जो व्यवस्था जैसे है उस व्यवस्था के माध्यम से हम लोग कदापि कुछ नहीं कर सकते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे अभी रंजीत भैया बताया कि हमारे चकाई विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कमी है, तो हमारे रंजीत भैया की प्राथमिकता भी यही होगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के प्रति सबसे पहली जिम्मेवारी इनकी होगी। चलिए भैया, हमारे जब चकाई विधानसभा क्षेत्र की बात हो या कहीं की भी बात हो, जब चुनाव का समय आता है तो लोगों का यह मानना होता है कि हमने विकास के नाम पर वोट दिया। लोग कब मानेंगे कि हमने विकास के नाम पर वोट दे चुका? जब यहाँ के बच्चे को बाहर मजदूरी करना नहीं जाना पड़े, यहाँ के बच्चे जो सरकारी सेवक हैं कम से कम उसकी योग्यता तक सभी बच्चे शिक्षित हो जाएं, अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, उसके साथ में कोई शोषण ना हो, तब हम समझेंगे कि नहीं एक अच्छे समाज का निर्माण हो रहा है। ऐसा यह चुनावी माहौल रहता है। जैसे बरसात आते हैं तो मेढक खेत में आवाज देने लगता है, उसी तरह जो है चुनाव में भी राजनीतिक दलों द्वारा जनताओं को जो है तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है कि हम आपके लिए करेंगे, वे करेंगे। और जब वो समय खत्म हो जाता है, मौसम खत्म हो जाता है बरसाती मेढक की तरह, तो आपको कहीं कुछ सुनने को नहीं मिलता है।
अभी तक समाज के जितने भी प्रतिनिधित्व करता, चाहे किसी भी क्षेत्र में वो अपने आप को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन पर भरोसा अभी तक नहीं जताया जा रहा है। तो इस तरह का जो भरोसा जताने के लिए उनको किस तरह से मेहनत करना पड़ेगा, वो कितने देर तक मेहनत करें और उनकी सोच क्या होनी चाहिए, ताकि आम जनता, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, रोजगार वाले हो, बेरोजगार वाले हो, सभी तक यह आवाज पहुंच जाए कि नहीं, अब जो है अगर हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग अगर हमारे पहुंचे हैं तो वे हमारे ही भला के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। वो कब समझेंगे? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने पूछा है। हम जितना भी मतदाता है, हम तो बोलते हैं कि आप जरा गौर करिए, आपने जिस काम के लिए जिसको भी वोट दिया है कुछ ना कुछ जरूर मिला है। लेकिन जब मैं क्षेत्र जाता हूँ, पूछता हूँ लोगों से कि आप लोग बताइए कि आप तो बहुत बार मतदान किए होंगे, बोला जी किए हैं। हम बताते हैं, पूछते हैं कि आप बताइए कि किस मुद्दे पर आप मतदान किए थे, मत किन मुद्दे पर दिए थे। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया हमने रोड के नाम पर वोट दिया, हमने बिजली के नाम पर वोट दिया, हमने और सारे चीजें के लिए वोट दिया। तो मैंने उससे पूछा कि आपको मेन मुद्दा क्या होना चाहिए, तो उसको पता ही नहीं है। तो मैंने बताया उसको कि आपको अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए वोट देना है। आपने ऐसा कभी किया है कि वोट देने से आपके बच्चे को शिक्षा मिल जाए, वोट देने से आपके बच्चे को रोजगार मिल जाए, वोट देने से आपके परिवार को सुरक्षा मिल जाए? बोला नहीं भैया, ये सब तो कोई बताया ही नहीं, हम जानते ही नहीं। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि शिक्षा सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस समाज को अगर आने वाले समय में 15 साल, 20 साल, 30 साल के बाद अगर अच्छे समाज का अगर निर्माण करना है तो शिक्षा को सर्वप्रथम समानता के रूप से सभी लोगों को देना पड़ेगा। जिस तरह से संविधान में लिखा हुआ मौलिक अधिकार, जो प्रमुख 6 मौलिक अधिकार है, उसमें सबसे पहला है समानता का अधिकार। तो शिक्षा के स्तर पर समानता का अधिकार एकदम 100% होना चाहिए। जिस लेवल के शिक्षा यहाँ के मुख्यमंत्री के बच्चे को दिया जाता है, जिस लेवल के शिक्षा यहाँ के एसपी के बच्चे को दिया जाता है, जिस तरीके की शिक्षा यहाँ के और लोगों को दिया जाता है, उस तरह की शिक्षा आपके घर में जो मजदूरी करता है उसके बच्चों के लिए भी किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक प्रश्न और है कि आपने अभी तक, चाहे वो समाज की बात हो, समाज क्षेत्र में कार्य करने की बात हो, तो आपने कई तरह की योजनाओं को सामाजिक नीचे स्तर तक आपने पहुंचाने का प्रयास किया। जैसे कि कोई अगर हो विधवा पेंशन हो, कोई वृद्धा पेंशन हो, प्रधानमंत्री सम्मान योजना हो, या कई तरह की योजनाओं को अपने आप समाज में जहां तक हो सके आपने उसको फैलाने का प्रयास किया है, लोगों को लाभ देने का प्रयास किया है। क्या तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं बन जाती है आगे? बहुत महत्वपूर्ण है। बोलता है कि डूबते हुए आदमी को तिनका ही सहारा काफी होता है। वह समाज के लोग जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, और अगर उनको कोई भी 100 रुपया का भी सहयोग के बाद अगर लाभ दिलाने या फिर उसको हक दिलाने की बात करता है, तो वो लोग जो है इस बात को बहुत धैर्य पूर्वक सुनते हैं, मानते हैं और जानते हैं कि हमको मिल जाना चाहिए। तो अभी तक जो है, जो भी वृद्धावस्था में है, जो 60 साल की उम्र को जो क्रॉस कर गया है, मैं क्षेत्र में जब जाता हूं तो वहां पर लोगों से मैं पूछता हूं कि आपका उम्र 60 साल हुआ? बोलता हाँ। तो बोले आप तो पेंशन लाइन नीतीश कुमार के जो 400 रुपया भिखमंगा के रूप में दिए, उस तो भिखमंगा की घड़ी में तो भी आप खड़े हो गए। पहले तो आप इस लायक भी नहीं थे, तो कम से कम आप जो है इसका आवेदन कर दीजिए तो हो जाएगा। तो पूछता है कि कैसे होगा, तो मैं उसका प्रयास करता हूँ, फॉर्म भर के उसको जो है कार्यालय तक पहुंचा दिया जाता हूँ और उसका काम होता है। तो उससे आपके मन में विचार नहीं आता है कि इस योजनाओं को काफी सुधार किया जाए, और या कोई ऐसा भी योजना, एक आप ऐसा योजना का नाम बताइए जिसमें कोई सुधार की जरूरत ना हो, और एक ऐसा योजना का नाम बताइए जिसमें उस योजना के बारे में सुधार होने की जरूरत है। देखिए, ये जो 400 रुपया नीतीश कुमार जो भिखमंगा के रूप में 400 दे रहा है, ये बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है। नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हुए हैं तब से हर 5 साल के कार्यकाल में अलग अलग वो पेंशन भत्ता लेते हैं और अपना चीज लेते हैं। लेकिन अभी जिस पीढ़ी के बदौलत आज बिहार खड़ा है, आप जानते हैं कि अगर हमारे बुजुर्ग दादाजी, दादी जी, पिताजी जो बुजुर्ग हो चुके हैं, अगर कल वो ना हुआ होता तो आज हम भी नहीं होते।
तो उस समय तो कोई उस तरह का प्रावधान नहीं है, तो सिर्फ पेट पाल लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। मैंने जब अपने दादा दादी से बात करता हूँ तो बोलता है कि बेटा उस समय पेट पालना ही सबसे महान बात था। तो उन लोग ने अपना पेट पाल पोस करके इस प्लेटफॉर्म को हम जैसे युवाओं को प्लेटफॉर्म दिया कि आप तुम करो। तो हम लोग का दायित्व तो बनता है कि कम से कम 400 रुपये को बढ़ाकर 2000 रुपये मासिक कर दिया जाए, ताकि उस महंगाई का वही जमाना आ गया। हाँ, उस बूढ़े माँ बाप का बोझ आज के नौजवानों पर सेल्फ न पड़े, वो सरकारी खर्चे पर मिले और उस बूढ़े माँ बाप को अंतिम मनुष्य जीवन की यात्रा में कुछ आनंद महसूस करे। इसका हम लोग पूरा समर्थन करते हैं और हम लोग को जब विकल्प बनेगा तो इसको हम जरूर प्रयास करेंगे। चलिए, आपका समय लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ हम सभी विदाई करते हैं। सबको नमस्कार, थैंक यू।